हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू टॉक एंड हील। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। मतलब ये जो सबको खुश करने की कोशिश होती है ना, पीपल प्लीजिंग, कितना थका देता है ये। और अक्सर तो मतलब काम भी नहीं करता। ये तो है कि हाँ, किसी को पसंद आना, उनकी मंजूरी मिलना, ये एक नेचुरल सी इच्छा है हम सब में। लेकिन जब यही चीज़ लाइफ का मेन फंडा बन जाए, तो कैसे ये धीरे धीरे हमारी असलियत, हमारी एनर्जी, यहाँ तक कि रिश्तों को भी ख़त्म कर देती है। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, इसकी जड़ें कहाँ हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस आदत से बाहर कैसे निकलें। आसान नहीं है ये सफर, पर हाँ, बहुत जरूरी है। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है, ये आदत आती कहाँ से है। मतलब इसकी शुरुआत कई बार लगता है बचपन से जुड़ी होती है। जैसे वो माहौल जहाँ प्यार या तारीफ ना शर्तों पर मिलती थी, कि भाई जब हेल्प करोगे, बात मानोगे या एकदम परफेक्ट बच्चे बनोगे, तभी पैम्परिंग मिलेगी, तभी स्नेह मिलेगा। ऐसा कुछ? हाँ, ये बहुत कॉमन पैटर्न है। और ये भी हो सकता है कि अगर पेरेंट्स या केयरगिवर्स निराश होते थे तो वो शायद इमोशनली दूर हो जाते थे। तो बच्चा सीख लेता है कि दूसरों की खुशी में ही मेरी सेफ्टी है, मेरा अपनापन है। या फिर घरों में होता है ना, शांति बनाए रखना सबसे जरूरी सिखाया जाता है। अपनी जरूरत बताना मतलब जैसे कोई मुसीबत खड़ी कर देना। तो बस चुप रहो और हाँ में हाँ मिलाओ, यही सेफ रास्ता लगता है। और पता है इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें हमारी अच्छी क्वालिटीज जैसे एम्पथी, मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझना, वो भी हमें फंसा सकती है। हम दूसरों का दुख देखते हैं और नेचुरली चाहते हैं कि उसे कम कर दें, है ना? कभी कभी अपनी कीमत पर भी। सही कहा। एम्पैथी जब जरूरत से ज्यादा हो जाए और उसमें अपनी बाउंड्रीज का ध्यान न रहे, तो वो पीपल प्लीजिंग बन सकती है। और इसके साथ जुड़ी होती है एंग्जाइटी, चिंता, एक गहरा डर कि अगर मैंने ना कह दिया या किसी को डिसअपॉइंट कर दिया। हाँ, वो रिजेक्शन का डर, कि वो हमें रिजेक्ट कर देंगे या बुरा मान जाएंगे। एग्जैक्टली, मोर रिजेक्शन का डर, या कि वो हमें पसंद करना बंद कर देंगे। और ये डर हमें वो काम करने पर भी मजबूर कर देता है जो हम असल में करना ही नहीं चाहते। तो फिर ये आदत इतनी चिपक क्यों जाती है हमसे, इतनी मजबूत क्यों हो जाती है? शायद इसलिए कि शॉर्ट टर्म में ये काम करती हुई दिखती है। जब हम फटाक से हाँ बोल देते हैं, सामने वाला खुश, हमें भी शायद थोड़ी तारीफ मिल जाती है। कोई झगड़ा या टकराव टालने के लिए अगर हम मान जाते हैं, तो उस मोमेंट का स्ट्रेस कम हो जाता है, इंस्टेंट रिलीफ जैसा फील होता है। बिल्कुल। और ये इंस्टेंट रिलीफ ही तो ट्रैप है, ये फौरी राहत एक जाल है। ये हमें वो लॉन्ग टर्म नुकसान देखने ही नहीं देता जो अंदर ही अंदर जमा हो रहा होता है। अंदर ना एक तरह की नाराजगी, रिजेंटमेंट जिसे कहते हैं, वो पनपने लगती है। उन लोगों के लिए भी जिनके लिए हम लगातार खुद को कुर्बान कर रहे हैं। और मजे की बात है, खुद के लिए भी, कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं या कर रहा हूं। और ये चीज हमें पूरी तरह से थका देती है। आजकल जिसे बर्नआउट कहते हैं ना, वो हो जाता है। और धीरे धीरे हम अपनी पहचान खोने लगते हैं। हमें समझ ही नहीं आता है कि यार मैं असल में क्या चाहता हूं, मेरी अपनी पसंद क्या है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों के हिसाब से चलते आए हैं। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जिन रिश्तों को बचाने के चक्कर में हम ये सब कर रहे होते हैं, वही रिश्ते खोखले हो जाते हैं। क्योंकि वो हमारी असलियत पर नहीं टिके होते, वो तो उस मुखौटे पर टिके होते हैं जो हमने पहन रखा है। कनेक्शन असली नहीं होता, बस एक परफॉर्मेंस होती है। बिल्कुल। और देखो, इस पैटर्न से बाहर निकलने के लिए ना, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इसकी कीमत क्या चुका रहे हैं, हिडन कॉस्ट्स क्या है। जब हम लगातार बार बार दूसरों के कंफर्ट को, उनकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखते हैं, तो हम अनजाने में खुद को ये मैसेज भेज रहे होते हैं कि मेरी ज़रूरतें, मेरी फीलिंग्स, मेरा टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है। और टाइम के साथ ये चीज़ हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को, हमारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे कमज़ोर करती जाती है। और फिर हम शायद दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि देखो वो हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी होता है कई बार कि हमने ही अपनी बाउंड्रीज ना बताकर, हमेशा हाँ बोलकर दूसरों को सिखाया होता है कि हमारे साथ ऐसा करना ठीक है। हमने ही उन्हें सिग्नल दिया कि हमारी लिमिट्स फ्लेक्सिबल हैं या हैं ही नहीं। एग्जैक्टली। और एक और कीमत पता है क्या है? हम दूसरों को हमें असलियत में जानने का मौका ही नहीं देते। लोग शायद हमारे उस हेल्पफुल, हमेशा हाँ कहने वाले रूप को पसंद करते हों, पर क्या वो हमें पसंद कर रहे हैं, या सिर्फ उस रोल को जो हम प्ले कर रहे हैं? ये एक परफॉर्मेंस बन जाती है, असली रिश्ता नहीं बनता। सही बात है। जबकि असली मजबूत रिश्ते तो वहीं बनते हैं ना, जहाँ ईमानदारी की जगह हो, जहाँ हम अपनी लिमिट्स, अपनी पसंद नापसंद, अपनी ज़रूरतों के बारे में खुलकर बात कर सकें, बिना इस डर के कि हमें अकेला छोड़ दिया जाएगा या हमें जज किया जाएगा। ऊपर है वो सीधी सादी एनर्जी की कीमत।
जरा सोचो कितना मेंटल एफर्ट लगता है इसमें। लगातार दूसरों के मूड को गैस करते रहना, उनकी अनकही ज़रूरतों को समझने की कोशिश करना, उनकी भावनाओं को मैनेज करने की जिम्मेदारी लेना और खुद को लगातार उस सांचे में ढालते रहना जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल लगे। ओह गॉड, ये कितना थकाने वाला है। ये जो मेंटल लोड हम उठाते हैं ना, ये हमारी अपनी लाइफ के गोल्स, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी खुशी, हमारे सुकून के लिए बहुत कम एनर्जी और स्पेस छोड़ता है। तो यहाँ ना एक बहुत फंडामेंटल शिफ्ट की ज़रूरत लगती है, जो शायद सबसे मुश्किल भी है। ये शिफ्ट है अपनी कीमत को, अपनी वर्थ को रीडिफाइन करने का। ये मानना कि हमारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि हम दूसरों के लिए कितना करते हैं या वो हमें कितना पसंद करते हैं। हमारी वैल्यू इंट्रिंसिक है, वो बस है, वो हमारे होने में है। हाँ, और ये माइंडसेट बदलना सबसे चैलेंजिंग है, क्योंकि ये सालों की कंडीशनिंग के अगेंस्ट आता है। लेकिन इसको ऐसे सोचो, क्या हम सच में किसी ऐसे इंसान की दिल से इज्जत करते हैं जो लगातार हमारी हाँ या ना जानने के लिए अपनी वेलबींग, अपनी ज़रूरतों को साइड में रखता हो? शायद नहीं। हम शायद उनकी मदद ले लें, पर वो डीप रिस्पेक्ट शायद ना आए। तो फिर हमें दूसरों के लिए रोल क्यों प्ले करना है? हमारी कीमत हमारी मौजूदगी में है, हमारी परफॉर्मेंस में नहीं। किसी की अप्रूवल इसे बढ़ा नहीं सकती और किसी की डिसअपॉइंटमेंट इसे घटा नहीं सकती। और ये सोचना सेल्फिश नहीं है जैसा कि कई बार डर लगता है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हेल्दी, बैलेंस्ड रिश्तों की फाउंडेशन है, नींव है। जब हमें अंदर से ये पता होता है ना कि हमारी सेल्फ वर्थ दांव पर नहीं लगी है, तब हम डर के बजाय अपने असली वैल्यूज और कैपेसिटी के बेस पर फैसले ले सकते हैं। हम ज्यादा ऑथेंटिक हो पाते हैं। बिल्कुल। और जब ये अंदरूनी समझ थोड़ी थोड़ी आने लगती है, तब हम प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आता है बाउंड्रीज सेट करना, सीमाएं तय करना। हाँ, बाउंड्रीज, ये वर्ड आजकल बहुत सुनने में आता है, पर इसका मतलब क्या है सिंपल भाषा में? बाउंड्री बस एक क्लियर स्टेटमेंट है कि हम क्या करने को तैयार हैं और क्या नहीं। ये मतलबी होना या किसी को हर्ट करना नहीं है, ये बस अपने लिए और दूसरों के लिए ईमानदार होना है। और ये बाउंड्रीज ना एक तरह से गार्ड की तरह काम करती हैं। हमारे टाइम, हमारी एनर्जी, हमारी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अक्सर रिश्तों को कमज़ोर नहीं करती, बल्कि उन्हें ज़्यादा सस्टेनेबल और रिस्पेक्टफुल बनाकर इम्प्रूव करती हैं। अगर ये आइडिया डरावना लगता है, तो छोटी शुरुआत करना बेस्ट है। एक ही दिन में सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई छोटा सा उदाहरण। हाँ, जैसे एक छोटी बाउंड्री हो सकती है कि मैं शाम 6 बजे के बाद ऑफिस के ईमेल्स या मैसेज का जवाब नहीं दूंगी, बस। या महीने में एक सोशल इन्विटेशन को पोलाइटली मना करना, जिसमें जाने का बिल्कुल मन ना हो, बजाय इसके कि बेमन से चले जाओ और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते रहो। फिर देखो क्या हुआ, क्या आसमान टूट पड़ा? शायद नहीं। हो सकता है सामने वाला थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हो, पर ज्यादातर लोग टाइम के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट जब लोगों को पता चलता है ना कि आपकी बाउंड्रीज हैं, तो वो अक्सर उनका सम्मान करते हैं। बाउंड्री बताते वक्त आपकी भाषा बहुत मैटर करती है। कोशिश करो कि क्लियर, शांत और डायरेक्ट रहो। जैसे, मैं इस वक्त ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा, या मुझे इस तरह की बातचीत में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, या सिंपल, मुझे इसके लिए ना कहना होगा। बहुत ज़्यादा सफाई देने की या लंबे चौड़े बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। पता है, कई बार ज़्यादा सफाई देना सामने वाले को नेगोशिएट करने या प्रेशर बनाने का मौका दे देता है। एक सिंपल रिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट काफ़ी होता है। लेकिन यहीं पर असली मुश्किल आती है, जो बहुत से लोगों को रोक देती है। वो है दूसरों की निराशा, उनकी डिसअपॉइंटमेंट, उनकी नामंजूरी को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी डेवलप करना। जब हम अपनी ज़रूरत के लिए ना कहते हैं, तो पॉसिबल है कि कोई अपसेट हो, किसी को बुरा लगे। और यहाँ ये समझना क्रूशल है कि उनका निराश होना ठीक है, इट्स ओके। उनकी फीलिंग्स की जिम्मेदारी उनकी है, हमारी नहीं। हाँ, ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा हो सकता है, खासकर अगर हमने सालों से इसी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश की है, किसी को भी निराश करने से बचने की। शुरू में ये बहुत अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, गिल्ट फील हो सकता है, लेकिन ये नोटिस करना ज़रूरी है कि जब हम किसी को डिसअपॉइंट होने देते हैं, तो असल में होता क्या है। ज़्यादातर केसेस में नतीजा उतना भयानक नहीं होता जितना हमने अपने दिमाग में बना रखा होता है। लोग थोड़ी देर परेशान रहते हैं, फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करे, मान लो कोई सिर्फ इसलिए बहुत नाराज़ हो जाए या रिश्ता तोड़ने की धमकी दे क्योंकि हमने पहली बार अपनी कोई ज़रूरत या बाउंड्री बताई, तो देखो, ये उस रिश्ते की सच्चाई के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। शायद वो रिश्ता हमारी लगातार हाँ और सहमति पर ही टिका था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर नहीं। और ये जानना भी अपने आप में ज़रूरी है, चाहे वो दुखद क्यों ना हो। ये हमें उन रिश्तों को पहचानने में मदद करता है जो वाकई में हेल्दी हैं और म्यूचुअल हैं।
ये सारी बातें कहीं ना कहीं असली कॉन्फिडेंस बनाने से जुड़ी हैं, है ना? अक्सर ये पीपल प्लीजिंग की आदत एक गहरी इनसिक्योरिटी से आती है। हम बाहर से वैलिडेशन ढूंढ रहे होते कि कोई और हमें बताए कि हम ओके हैं, हम अच्छे हैं, हम काबिल हैं, क्योंकि हम ये फीलिंग अंदर से जनरेट नहीं कर पा रहे होते। बिल्कुल। असली कॉन्फिडेंस जो हमें ईमानदारी से ना कहने और अपनी बात रखने की हिम्मत देता है, वो बाहरी तारीफों पर डिपेंड नहीं करता। वो आता है अपने खुद के जजमेंट पर ट्रस्ट करने से। ये धीरे धीरे बनता है ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट के छोटे छोटे एक्शन से, जैसे खुद से किए वादे निभाना, अपनी पसंद नापसंद का सम्मान करना, भले ही वो पॉपुलर ना हो, और ये नोटिस करना कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम न सिर्फ सर्वाइव करते हैं बल्कि ज़्यादा बैलेंस्ड फील करते हैं। तो एक प्रैक्टिकल तरीका ये हो सकता है कि हम अपनी अंदर की आवाज़ पर ध्यान देना शुरू करें। बाकी सब क्या सोचते हैं उससे हटकर मुझे पर्सनली क्या पसंद है, कौन सी एक्टिविटीज़ मुझे एनर्जी देती हैं और कौन सी ड्रेन कर देती हैं, मेरे लिए लाइफ में क्या वैल्यू रखता है। ये सवाल हमें अपने उस असली सेल्फ से रिकनेक्ट करने में मदद करते हैं जो शायद सालों की पीपल प्लीजिंग की परतों के नीचे कहीं दब गया हो। और यहाँ रिश्तों को लेकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स भी है। हाँ, ये सुनने में शायद काउंटर इंट्यूटिव लगे, लेकिन अक्सर जब हम सबको खुश करने की कोशिश बंद करते तो हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते, बिगड़ते नहीं। ये सच है कि शुरू में कुछ लोग जो हमारी पुरानी हाँ के आदी हो चुके, वो हमारे नई बाउंड्रीज से थोड़े नाराज या अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। लेकिन जो लोग सच में हमारे लिए मैटर करते हैं, जो हमारी परवाह करते हैं, ना कि सिर्फ उस सुविधा की जो हमसे मिलती है, वो टाइम के साथ हमारा ज़्यादा सम्मान करेंगे। वो हमारी ईमानदारी और क्लैरिटी को अप्रिशिएट करेंगे, और हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे जो बनावटी सहमति के बजाय असली ऑथेंटिसिटी को वैल्यू देते हैं। और एक और बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे पास उन रिश्तों के लिए ज़्यादा इमोशनल एनर्जी बचती है जो सचमुच इम्पॉर्टेंट है। सोचो, जब हम अपनी सारी एनर्जी हर दिशा में हर किसी को खुश रखने में वेस्ट नहीं कर रहे होते, तो हम उन चुनिंदा लोगों के साथ पूरी तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं जिनकी हम सच में दिल से परवाह करते हैं। हमारी मौजूदगी ज़्यादा गहरी और मीनिंगफुल हो जाती है। तो अगर कोई इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहे तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? पहला स्टेप शायद ये हो सकता है कि अपनी लाइफ का कोई छोटा सा एरिया पहचाने जहां हम आदतन हाँ कह देते हैं जबकि हमारा मन ना कहने का होता है। ये ऑफिस में एक्स्ट्रा काम लेना हो सकता है, किसी दोस्त की हर इमोशनल ज़रूरत पूरी करना हो सकता है, या किसी ऐसे सोशल इवेंट में जाना हो सकता है जिसे हम अवॉइड करना चाहते हैं। बस एक एरिया चुने। फिर उस एरिया में अगली बार जब वैसी सिचुएशन आए तो कॉन्शियसली ना कहने की प्रैक्टिस करने का इरादा करें। पहले से सोच लें कि आप क्या कहेंगे, सिंपल और क्लियर। ये भी एक्सेप्ट करें कि आपको शायद नर्वसनेस या गिल्ट फील होगा, पर फिर भी करें। इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखें। और उसके बाद जो हुआ उस पर गौर करें। क्या वाकई कोई तबाही आ गई? क्या लोगों ने नफरत करनी शुरू कर दी, या वे थोड़ी निराशा के बाद नॉर्मल हो गए? क्या आप ठीक रहे? ज़्यादातर चांस यही है कि आपका डर असलियत से कहीं ज़्यादा बड़ा था। इस एक्सपीरियंस को प्रूफ की तरह यूज़ करें कि आप दूसरों की थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हैंडल कर सकते हैं और ये दुनिया का अंत नहीं है। और फिर धीरे धीरे इस प्रैक्टिस का दायरा बढ़ाएं। हर बार जब हम अपनी ज़रूरत का सम्मान करते हैं, अपनी बाउंड्री क्लियर करते हैं, तो हम अपने ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। ये नया रास्ता कहता है मेरी ज़रूरतें भी मैटर करती हैं। टाइम और प्रैक्टिस के साथ ये नया रास्ता मजबूत होता जाता है और पीपल प्लीजिंग वाला रास्ता कमज़ोर। ये हमारी नई बेसलाइन बन जाती है। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पीपल प्लीजिंग छोड़ना कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसे एक बार अचीव कर लिया और काम खत्म। ये एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस है, एक सतत अभ्यास है, खासकर अगर हमने सालों इसी पैटर्न में गुजारे हैं। बिल्कुल। ऐसे मोमेंट जरूर आएंगे जब हम पुरानी आदतों में स्लिप हो जाएंगे, जब स्ट्रेस या एंग्जाइटी के कारण हम फिर से ज़रूरत से ज़्यादा अकोमोडेटिंग हो जाएंगे। ये ह्यूमन है और बिल्कुल नॉर्मल है। गोल यहाँ परफेक्शन नहीं है, गोल है डायरेक्शन सही रखना। जब ऐसा हो तो खुद पर हार्श होने के बजाय थोड़ी सेल्फ कंपैशन दिखाना, थोड़ी नरमी बरतना और अगली बार फिर से कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे सफर का रिवॉर्ड क्या है, क्या मिलता है आखिर में? एक ऐसी लाइफ जो बाहरी काल्पनिक अप्रूवल की तलाश में नहीं जी जाती, बल्कि हमारे अपने अंदरूनी वैल्यूज और सच्चाई के हिसाब से जी जाती है। एक ऐसी लाइफ जहां हमारे पास उन लोगों और उन कामों के लिए एनर्जी और टाइम हो जो हमारे लिए सच में मायने रखते हैं।
ऐसे रिश्ते जो दिखावे या मजबूरी पर नहीं बल्कि असली कनेक्शन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिके हों, और वो गहरी अंदरूनी सेटिस्फैक्शन जो ये जानने से मिलती है कि हमारी लाइफ में जो लोग हैं वे हमें इसलिए पसंद और सम्मान करते हैं कि हम असल में कौन हैं, न कि इसलिए कि हमने खुद को उनकी पसंद के अनुसार किस शेप में ढाल लिया है। शायद ये सोचना गलत नहीं होगा कि ऑथेंटिसिटी, अपनी असलियत के साथ जीना ही वो सबसे बड़ा गिफ्ट है जो हम खुद को और अपने रिश्तों को दे सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि कहीं दूसरों की खुशी की तलाश में हम अपनी ही खुशी तो नहीं खो रहे। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya. See ya.